तो आज का वही कॉमन काम, डेथ का एक बेसिक क्वेश्चन करवाना। लेकिन जब तक बाबा जी का इसमें भी फ्लेवर नहीं लगेगा, मैं बोर नहीं कर रहा, मैं वाकई में बता रहा हूं, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जिसका तुम 15 सेकंड का वीडियो देखो, क्लिक कर दो, क्रॉस कर दो और चले जाओ कि मजा नहीं आ रहा। तो शुरुआत जब मैं करूंगा इस क्वेश्चन के साथ, तो इतने सारे टिप्स इसके अंदर बताऊंगा कि तुम्हारा डेथ का बेसिक क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो कभी तुम गलत करके नहीं आओगे। शुरू करते हैं। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया। क्वेश्चन तुम लोग पढ़ चुके हो, लेकिन मेरा कुछ मकसद है जो मुझे पूरा करना है तुम्हें लेके, और कुछ टिप्स तुम्हें बतानी है। तो सुनो, सबसे पहले जब किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ के दो सिनेरियो हो सकते हैं। वो भैया जो करंट ईयर है, मान के चलते हैं 2019 और 20 चल रहा है, मतलब भैया 1 अप्रैल 2019 से चालू हुआ, 2020 31 मार्च को खत्म होगा। तो डेथ अगर करंट ईयर का लेके चले तो दो सिनेरियो बन सकते हैं। अब वो दो सिनेरियो क्या है? सिनेरियो 1 हमारा ये कहता है कि जो डेथ होगी वो 31 मार्च 2020 को होगी। मतलब ये भैया जो भी डिसीज्ड पार्टनर है, जो भी मर रहे हैं, वो उस तारीख को मर रहे हैं जब साल का आखिरी दिन है, 31 मार्च। इस केस में क्या होगा बाद में बताऊंगा, पहले यहां पे लिख देता हूं भाई कि अगर दूसरा केस है तो वो ये है कि वो 31 मार्च से पहले कभी भी मर गया, चाहे वो 30 मार्च ही क्यों ना हो, 29 मार्च क्यों ना हो, 1 अप्रैल क्यों ना हो, 30 अप्रैल क्यों ना हो, कभी भी मर जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हाइपोथेटिकली मैं भैया बीच का फिगर ले लेता हूं, 1 अक्टूबर 2019 को मर गया वो, मतलब साल के कहीं ना कहीं बीच में वो मर गया बेचारा। तो दोनों सिनेरियो में आखिर क्या चेंज हो जाएगा? चेंज कुछ नहीं होगा, कुछ एक चीज का ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं वो चीज क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में सुना है कभी तुमने? अगर तुमने नहीं सुना है तो मैं तुम्हें एक नई चीज बता देता हूं कि प्रॉफिट हमेशा साल के एंड में होता है। तो कभी भी अगर तुम क्वेश्चंस लिखे देखो तो बाबा जी का ज्ञान सुन लेना, प्रॉफिट हमेशा लिखा होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, और सेल्स कभी भी अगर गिवन होगी वो लिखा होगा सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। सेल्स साल भर की होती है और प्रॉफिट साल के आखिरी दिन में होता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वो साल के आखिरी दिन में बनाया जाता है। और लेकिन कभी भी सेल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होगा या लिखा हुआ होगा तो हमेशा लिखा देखोगे सेल्स ड्यूरिंग द ईयर। क्यों बता रहा हूं, उसके मीनिंग्स आगे हैं, लेकिन अभी सुन लो। प्रॉफिट होता है साल के एंड में, तो अगर साल के एंड में बंदा मरता है और आप उसको प्रॉफिट दे रहे हो तो आप सीधे सीधे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर उसको आप क्या दे रहे हो मेरे भाइयों? प्रॉफिट दे रहे हो, सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे, उसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रहे हो, आईओसी पता है ना, तो साल के एंड में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो बड़े आराम से, तो आप उसको भी लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी करके सीधे लिख दोगे, क्योंकि साल के एंड की बात है। प्रॉफिट हो चुका है, बटना ही था, बेचारा मर गया तो उसको वो भी दे दिया जो जो वो डिजर्व करता था। लेकिन अगर वो साल के बीच में मर जाता है तो साल के बीच में तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने नहीं बैठोगे, तो जो तुम उसे प्रॉफिट दोगे वो बाय P&L सस्पेंस करके दोगे। ये चीज कहीं पर रिकॉर्ड कर लो। अगर वो साल के बीच में मरता है और आपको उसको प्रॉफिट देना पड़ जाए तो आप बीच में जरूरत नहीं है ना, 1 अप्रैल को भी मर गया, 30 अप्रैल को भी मर गया, मई में मर गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 30 मार्च को भी मर गया, बस 31 मार्च नहीं होनी चाहिए, 30 मार्च को भी मर गया, तो तब P&L नहीं बनाया जाता है। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के थ्रू देना पड़ेगा कि हाँ भैया अभी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाया है, इसलिए सस्पेंस में एडजस्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे बाय आईओसी करके नहीं लिखोगे, इसको भी आपको बाय P&L सस्पेंस करके ही देना पड़ेगा भैया। ये भी चीज ध्यान रखना। और ये मैं क्या दे रहा हूं? आईओसी दे रहा हूं पार्टनर को, वो जो मर गया है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो तुम्हें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर याद रह जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम कभी गलती नहीं करोगे। तो एक बार लास्ट टाइम इसका रिवीजन, अगर कोई पार्टनर 31 मार्च को मरता है तो उसको जो प्रॉफिट भी दोगे वो बाय P&L करके दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके दोगे, क्योंकि साल के आखिर में सब बांट सकते हो। लेकिन अगर साल के बीच में मर गया
तो प्रॉफिट भी P&L सस्पेंस नाम से जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी P&L सस्पेंस नाम से जाएगा। ये बाबा जी बताना चाह रहे थे। अब बैलेंस शीट हमारा प्यारा सा घर है, उस घर के बारे में मुझे कुछ डिस्कशन करना है, थोड़ा वो भी सुन लो। जो मैं यहां पे तुम्हें बात बताने वाला हूं ना, वो बड़ी बेसिक सी चीज है, लेकिन कई बार गले की हड्डी बन जाती है मेरे भाइयों। तो पता है बात क्या है? बात यह है कि अगर बैलेंस शीट में आपको कुछ भी ऐसा फंड लिखा दिख जाए जो आप पार्टनर्स में यूजुअली बांट देते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, या एसेट साइड पे अगर आप देखते हो और आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखा हुआ दिखता है, या गुडविल लिखी हुई दिखती है एसेट साइड पे, आप ये जानते हो कि ये सारी चीजें पार्टनर्स के बीच बंटती है। लेकिन 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 क्योंकि ये डेथ का क्वेश्चन है और डेथ साल के बीच में कभी भी हो सकती है, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, 8 महीने बाद, 12 महीने बाद, तुम समझ रहे हो मेरी बात। तो तुम्हें यह कंफ्यूजन होता है कि जो डिजीज पार्टनर है उसको जो हमें देना है, ध्यान देना, जो डिजीज पार्टनर है जो हमें उसको देना है उसे मंथ से मल्टीप्लाई करें या ना करें। तो बाबा जी का ज्ञान सुन लो। ये बैलेंस शीट एक घर है और घर को महीनों में नहीं तौला जाता है। तो जो भी बैलेंस शीट के अंदर फिगर दिया होगा, चाहे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, चाहे जनरल रिजर्व, चाहे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, चाहे P&L सस्पेंस, चाहे गुडविल, इसको कभी भी आप महीने में कंपेयर नहीं करोगे। बस जो डिजीज पार्टनर है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके सीधे उसके खाते में डाल दोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द डिजीज पार्टनर। कब मरा, कैसे मरा, क्या मरा, घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको पूरा दिया जाएगा, क्योंकि ये सारे अकाउंट्स प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं, करंट ईयर बेस्ड नहीं होते। तो मंथ से कैलकुलेट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। जो इस साल होता है उसको मंथ से कैलकुलेट किया जाता है। समझ गए मेरी बात को? तो एक चीज ध्यान रखना, मैं फिर से बता देता हूं कि कभी भी बैलेंस शीट से कोई आइटम उठा के अगर आप किसी भी पार्टनर को दे रहे हो जो डिजीज हो गया, किसी भी क्या जो डिजीज हो गया उसको दे रहे हो, तो आपको कभी भी मंथ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, क्योंकि हां पता है क्या करना है। 2 स्टेप कितनी अच्छी सिखाई। पहला स्टेप आईओसी और P&L के बारे में बता दिया। साल के एंड में है तो आईओसी लिखो और P&L लिखो, लेकिन साल के बीच में या कभी भी मर रहा है, साल में विद इन द ईयर कभी भी मर रहा है, तो आपको लिखना है P&L सस्पेंस। दोनों केस में, प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में, या फिर आईओसी के केस में, लिखना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ही है। और फिर मैंने आपको यह सिखा दिया कि इनको मंथ से कोई लेना देना नहीं है, फुल वैल्यू के साथ बस उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके जो डिजीज पार्टनर है दे दो, खत्म कहानी। अगर इतना तुमने सीख लिया तो तुम्हारा, अगर आवाज आई हो तो माफ करना, तो तुम्हारा कभी भी डेथ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी बाबा जी का काम है कि और डिटेल में जाना, तो चलो कुछ छोटी मोटी बातें मैं तुम्हें और बता देता हूं क्वेश्चंस रिलेटेड। उसके लिए मुझे तुम्हें क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन, जो मैं बहुत पहले तुम्हें दिखा चुका था। एक बार फिर से देख लेना पहले जाके, या फिर अगर कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है तो चलो देखते हैं। ना भैया, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि हम आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप बस देखते जाइए। सबसे आसान चीज है बैलेंस बीडी उतार देना सी के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि सबसे पहले मैं तुम्हें कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। तो सी के कैपिटल अकाउंट में मैंने उसका बैलेंस उतार दिया, जो भी उसकी कैपिटल का बैलेंस था। अब आते हैं रीवैल्यूएशन कैसे निकाला। देखो भैया, डेथ के क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन वर्किंग नोट में आता है। अब चाहे तो तुम्हें बहुत फैंसी बनाना है, डिजाइनर बनाना है, बना दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं तो रफ बनाऊंगा भाई। तो उन्होंने बोला था कि पेटेंट्स हमारे जो थे वो अंडर वैल्यूड थे 17,000 से, तो पेटेंट को ओवर वैल्यू करना पड़ेगा। मतलब पेटेंट को ओवर वैल्यू तो नहीं करना पड़ेगा, पेटेंट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो पेटेंट प्लस में आएंगे। साथ साथ में उन्होंने एक और चीज बोली कि मशीनरी जो थी हमारी वो हमारी ओवर वैल्यूड थी, तो हमें उसे कम लेके आना पड़ेगा। तो 3,200 से कम कर देते हैं, मतलब यहां से माइनस करना पड़ेगा 3,200। और फिर उन्होंने एक और चीज बोली कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू जो है वो 4,200 हो गई है। फिर मैं गया और मैंने चेक किया कि बैलेंस शीट में कितनी दी थी। मैं डर गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ था। तो मैंने जब वहां पे जाके चेक किया तो मुझे पता चला कि अच्छा, इन्वेस्टमेंट 3,000 थे, 4,200 के हो गए, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, तो ये फायदेमंद है भाई। तो मैंने प्लस कर दिया 1,200 रुपए। एग्जैक्टली देखा जाए अगर तो सिर्फ 2,000 रुपए माइनस हो रहे हैं हमारे इससे, यानी रीवैल्यूएशन 15,000 रुपए का आ रहा है। अब जो रेशियो है वो है 5:3:2, और सी भाई साहब खत्म हो रहे हैं, तो सी का जो रेशियो है वो है 2/10। मुझे कुछ नहीं करना, बस 2/10 निकालना है इसका। तो 2/10 जो आपका इसका आएगा वो 3,000 रुपए आएगा। मतलब मैं यहां पे सीधे रिवैल्यूएशन 3,000 लिख सकता हूं, बस मैंने यही किया है। और जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं हर चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा, परेशान मत होना। तो आ जाते हैं हमारी गुडविल पे। तो भैया गुडविल निकालने के लिए उन्होंने बोला कि 4 साल के बेसिस पे निकालो।
तो 1,01,000 एक साल का था। फिर अगर मैं दूसरे साल का देखूं तो बेचारा सिर्फ 14,000 का प्रॉफिट था, और फिर तीसरे साल का देखूं तो 16,000 था, और भैया आखिरी साल में आके वैसे तो 3 साल का प्रॉफिट दिया है। अब तुम कंफ्यूज हो गए, बाबा जी 3 साल का प्रॉफिट है, चौथे साल का कहां गया? तो मेरे भाइयों बैलेंस शीट तो चेक कर लो जरा। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ भैया वो एसेट साइड पे दिया है तो मतलब लॉस है, लॉस है तो मैं माइनस करूंगा ना। मैंने कब मना किया कि भैया मैं माइनस नहीं करूंगा? और ये डिवाइड बाय हो जाएगा 4, यानी जो इसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी ना वो बड़ी सिंपल सी है, 56,000 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे भाई अपन। तो जब डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 14,000 का एवरेज प्रॉफिट आएगा। लेकिन यहीं पे थोड़ी ना रुकना है, हमें क्या करना पड़ेगा इसके बाद? जो 14,000 आएगा वो 2.5 इयर्स परचेज के बेसिस पे है, और गुडविल मैं तुम्हें पढ़ा ही चुका हूं। तो ये जो फाइनल वैल्यू आएगी गुडविल की वो आएगी 35,000 की। लेकिन ये तो गुडविल ऑफ द फर्म है, क्योंकि भैया मैंने पूरे प्रॉफिट जब फर्म के लिए हैं तो गुडविल भी फर्म की आएगी ना यार, लॉजिकल। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस मल्टीप्लाई कर दूंगा जो उसका शेयर है, यानी 2/10। तो भैया जो यहां पे बंदे की गुडविल आएगी, जो दो मिला के ये देंगे, ये गुडविल 7,000 रुपए टोटलिटी में आएगी। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ये जब हमारा इतना काम हो गया, क्या करा? एवरेज निकाला, एवरेज निकला 14,000 का 2.5 इयर्स परचेज था, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, 7,000 आ रहा है, और ये ए और बी के बीच में बढ़ जाएगा। अब यार ए और बी के बीच में क्या रेशियो होगा? देखो भैया ए और बी गेन कर रहे हैं, क्योंकि सी चला गया तो अब प्रॉफिट कौन बांटेंगे? ए और बी। तो सी का शेयर भी जो है वो ए और बी को ही मिल रहा है। लेकिन इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा? क्योंकि क्वेश्चन में कोई न्यू रेशियो दिया ही नहीं हुआ है, तो हम ओल्ड को ही ए और बी का गेनिंग रेशियो मान लेंगे। तो ए और बी के बीच में रेशियो जो है वो 5:3 है। मतलब 7,000 को आपको 5/8 और 3/8 में बांट देना है, बस इतना ही सिंपल है। तो ये हमने 7,000 को बांटा 43752625, बात सिंपल सी हो गई। अब आईएफआर इस क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ, और ना यूज होने का सिंपल सा रीजन है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही थी। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही होती तो हाँ भैया आईएफआर यूज हो जाता। और जैसा बाबा जी ने बताया है कि भैया आईएफआर और डब्ल्यूसीआर या इस साइड पे हमारे गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें बैलेंस शीट के आइटम्स है जो मैंने यहां पे उतार के ऑलरेडी लिख दिए हैं। और मैंने सिर्फ इसलिए लिख के छोड़े हैं और अमाउंट इसलिए नहीं लिखा है ताकि तुम्हें पता रहे कि बाबा जी ने सिखाया था कि सिर्फ हमें शेयर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है जो बंदे का शेयर है, जो कि 2/10 है। और सिर्फ शेयर से करके क्यों लिखना है? क्योंकि इसका मंथ से कोई लेना देना नहीं है। लिख देता हूं, तुम भी चेक कर लो, साथ साथ में करते हैं। तो तुमने भी निकाला आंसर और मैंने भी निकाला आंसर, तो चेक करते हैं भाई क्या आईएफआर 700 डब्ल्यूसीआर 700 है? बिल्कुल बराबर से सही जा रहे हैं अपन दोनों भाई। फिर मैंने गुडविल 1,000 रुपए लिख दिया, वहीं से निकाल के, एसेट से निकाल के उसके शेयर के हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस 75,000 था, उसका 2/10 ले लिया भाई मैंने, आ गया मेरा 15,000 रुपए। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बेचारा सिर्फ 200 रुपए आया, क्योंकि बहुत बेसिक, 1,000 रुपए में तुम समझ जाओ क्या मिलेगा, सिर्फ 200 रुपए मिलेगा। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में ड्राइंग्स क्लियरली दी हुई है। पहला एडजस्टमेंट यही है कि ड्राइंग्स जो उसने की थी 5,000 रुपए की है, वो मैं भी लिख देता हूं। और लोन टू सी, अब तुम ये सोच रहे होगे भैया लोन जो है वो डेबिट साइड कैसे आ गया? ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि अधिकतर लोगों को इस चीज पे कंफ्यूजन होती है। सिंपल सा रीजन है, एसेट साइड पे लोन दिख रहा है सी का, अगर लायबिलिटी साइड पे दिखता है तो हाँ पार्टनरशिप के ऊपर लायबिलिटी थी कि सी को पे करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने सी से लोन लेके रखा है। लेकिन ये एसेट साइड पे है, मतलब पार्टनरशिप फर्म ने सी को लोन दिया था, सी को चुकाना है वो लोन, इसलिए सी के खाते से उतना पैसा काटा जा रहा है, इसलिए सी का लोन डेबिट हो रहा है। लेकिन अगर कभी ऐसे नहीं समझ में आए तो याद रखना, एसेट्स की जितनी वैल्यू है वो सारी की सारी डेबिट साइड पे ही आती है। अब तुम सोच रहे होगे भाई कि पीएनएल सस्पेंस को मैंने डेबिट साइड पे क्यों लिखा है? क्योंकि गंभीर समस्या है भाई। उन्होंने बोला कि जो भी आप प्रॉफिट दे रहे हो डिसीज पार्टनर को, जो कि सी है, वो एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड होगा लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। मतलब मुझे सीधे सीधे लास्ट 3 ईयर्स लेने हैं, जिसमें जो बैलेंस शीट वाला फिगर है वो भी आएगा और उससे पहले के 2, मतलब वो जो 1,01,000 वाला है ना, उसको मुझे स्किप करना पड़ेगा। मतलब 17 का फिगर स्किप, 18 का लेना पड़ेगा, 19 का लेना पड़ेगा और 20 का लेना पड़ेगा। तो 2018 का जो फिगर है वो 14,000 है, 2019 का जो फिगर है वो 16,000 है, और 2020 का जो है वो भैया लॉस है, तो नेगेटिव है 75,000। अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो मेरा आंसर आएगा -45,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज निकालूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो 15,000 आएगा। लेकिन ये लॉस हुआ एवरेज में, ध्यान देना इस चीज पे। अब यार ये 15,000 जो लॉस है
ये तो 3 साल का एवरेज है, ये उस बंदे का थोड़ी ना हो गया। ये तो पूरा 15,000 फर्म का लॉस है जो हमने एवरेज बेसिस पे निकाला है। अब मुझे इसमें क्या आगे करना पड़ेगा भाई? कुछ नहीं, ये 15,000 का लॉस ध्यान में रखो और मैं इसमें आगे बता देता हूं तुम्हें। जो ये 15,000 का लॉस है भाई, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ के मंथ से। क्योंकि बंदा अगस्त में मरा है तो अप्रैल पूरा लेना पड़ेगा, जून पूरा लेना पड़ेगा, जुलाई पूरा लेना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सॉरी यार मैं जून ही भूल गया। अप्रैल पूरा लिया, मई पूरा लिया, जून पूरा लिया, जुलाई पूरा लिया। अगस्त क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 अगस्त को मर गया। तो 4 लिए अपन ने महीने, बाय 12 किया और उसका शेयर जो था भाई वो 2/10 था। भाई अपन देखो एक्सपर्ट है मल्टीप्लिकेशन में, अब तुम देखते जाना अपन क्या करेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, लेकिन ये 0 से 0 कट गया तो 5 2 जा 10 मतलब 1,000 रुपये आ रहा है। तो जो लॉस ये बियर करेंगे भाई साहब वो 1,000 रुपये का ही होगा बस, क्योंकि मंथ के कारण उनके ऊपर जो लॉस है वो काफी कम आया है। अब जब मैंने इस साइड का टोटल किया तो 63,200 आ रहा है, लेकिन जब मैं इस साइड का टोटल करने बैठा तो कंपैरेटिवली कम आया और वो था 48,400। मतलब यहां पे कम है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? सुनना ध्यान से मेरी बात। जो सी भाई साहब हैं उनके ऊपर चार्जेस ज्यादा हैं, मतलब उनसे हमें पैसा ज्यादा लेना है और कंपैरेटिवली उनको मिलना कम चाहिए, क्योंकि टोटलिटी में मिलना चाहिए 48,400 और उनको सी भाई साहब जो पार्टनरशिप फर्म को देंगे उठा के पैसा वो दे रहे हैं 63,200। जो कमी है ना वो है 14,800 की। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो यहां पे आप लिखोगे बाय सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट भाई, और आप इसमें दिखा दोगे 14,800 रुपीज। यानी इस क्वेश्चन में, डेथ के क्वेश्चन में, आपको सी के एग्जीक्यूटर्स को देना नहीं है, उनसे पैसा बल्कि लेना है। तो भैया फाइनली हमने कुछ नहीं किया, हमने बैंक अकाउंट दिखाया 14,800 पेमेंट करते हुए, लेकिन जनरली एग्जीक्यूटर में क्रेडिट बैलेंस आता है क्योंकि फर्म के ऊपर लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लायबिलिटी होती है। लेकिन वो क्वेश्चन तो तुमने साल भर में किए होंगे, कुछ नया करवाना था, इसलिए इसमें जो बैलेंस आया वो डेबिट बैलेंस आया। क्यों? क्योंकि हमें पार्टनर से पैसा लेना है, पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है, क्योंकि भैया उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा था। तो यहां पे लिखा 2 सीज कैपिटल, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट से बैलेंस उठा के लेके आ रहा हूं तो सीज कैपिटल लिखूंगा। कैपिटल में मैंने एग्जीक्यूटर लिखा था क्योंकि कैपिटल में मैं ये दिखा रहा था कि एग्जीक्यूटर में लेके जा रहा हूं, तो एग्जीक्यूटर में दिखाऊंगा कि मैं कैपिटल से लेके आ रहा हूं। भाईचारा देख रहे हो? तो सीज कैपिटल दिखाया 14,800 और भैया फाइनली हमें पेमेंट भी मिल गया सामने वाले से। बाय बैंक करके हमने दिखा दिया क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, हमारे पास पैसा आ गया 14,800 का, सामने वाले ने हमें पैसा पे कर दिया, पार्टनरशिप फर्म को पैसा पे कर दिया। अगर आपने इस लेवल तक सीख लिया तो बिलीव मी आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर में कोई पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि बाबा जी का भरोसा यहां तुम्हारे साथ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस, सबको एक साथ किया।